गाइस दिस इज विक्रम सिंह बिस्ट। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेके समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को अपनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लाइन ऐसे खींचनी है और फिर एक लाइन ऐसे खींचनी है। ठीक है, फिर हमने ऊपर लिख लेना है यहाँ पर असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स और लायबिलिटी के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने माना पहले जो हम ट्रांजैक्शन मान रहे हैं वो मान रहे हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश 1 लाख। राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए लगा के। तो राम ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए लगा के, तो हम राम के बिजनेस के क्या है, अकाउंटेंट है। तो देखो, बीइंग एन अकाउंटेंट हमें एक जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है वेयर वेन एवर वी आर डूइंग अकाउंटिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू अज्यूम, हमें मानना है दैट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हमने ये मान के अकाउंटिंग करनी कि बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग अलग हैं। और जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, 1 लाख रुपए का कैश आया। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश आया तो कैश इज एन असेट्स फॉर द बिजनेस। तो हमने क्या लिख लिया, 1 लाख रुपए लिख लिया। और दूसरा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये कैश कहाँ से आया, कैपिटल से आया है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल के नीचे 1 लाख रुपए लिख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कैश एंड असेट्स इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इज नोन एज अ कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि कैपिटल जो 1 लाख रुपए इन फ्यूचर हमें किसको रिटर्न करना है, बिजनेस को रिटर्न, मतलब बिजनेस के ओनर को रिटर्न करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने माना परचेज हमने करा फर्नीचर फॉर 20,000। हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो हमारे पास नहीं असेट्स आई फर्नीचर, मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिखा और नीचे 20,000 रुपये लिख लिया। ठीक है, और हमारे यहाँ से 20,000 का फर्नीचर जो आया होगा उसके बदले क्या गया होगा, कैश गया होगा। तो मैंने 20,000 रुपये माइनस कर लिया। फिर हमने एक लाइन खींची और यहाँ पर क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। अब 1 लाख का कैश था, 20,000 का कैश चलेगा तो 80,000 का कैश बचा। हमारे पास फर्नीचर बचा है 20,000 का। ये जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आप ऐसे ऐसे ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैपिटल आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इधर भी 1 लाख है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 1 लाख है। फिर थर्ड हमने ट्रांजैक्शन मानी, हमने परचेज कराए गुड्स फॉर द 40,000। तो हमारे पास एक नई असेट्स आई है, दैट्स अ गुड्स। लेकिन हम यहाँ पर गुड्स ना लिखा, स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक लिखा मैंने, कितने का आया भाई, 40,000 का। तो 40,000 का जो स्टॉक आया उसके लिए हमारे यहाँ से कैश गया हुआ 40,000, तो मैंने माइनस कर दिया। और किसी में कोई चेंज नहीं आया तो 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। न्यू इक्वेशन आ गई हमारी। 80,000 का कैश था, 40,000 का कैश गया तो कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो फर्नीचर कितने का बचा है, 20,000 का। आपका स्टॉक कितने का, 40,000 का। क्रेडिटर अभी है नहीं, 1 लाख का हमारा क्या है, कैपिटल। अब हम एक बार उधार में लेके देखते हैं। हमने फिर से परचेज करा गुड्स फॉर 40,000 ऑन द क्रेडिट। हमने उधार में क्या करा, गुड्स खरीदा। तो हमारे पास 40,000 का क्या आ गया, गुड्स आ गया। लेकिन हमारे यहाँ से कैश थोड़ा गया, हमें इन फ्यूचर देना। जब इन फ्यूचर हमें किसी को पैसे देने हैं गुड्स के अगेंस्ट, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो मैंने एक क्रेडिटर यहाँ पर लिखा और एक 40,000 का क्रेडिटर बना दिया। फिर मेरा न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखे मैंने सॉरी कितने का आपका कैश आ गया, 40,000 का। फर्नीचर कितने का, 20,000 का। स्टॉक कितने का, 80,000 का। और 40,000 का क्या है, क्रेडिटर। और 1 लाख का क्या है, कैपिटल। अब अभी भी देखिए यहाँ पे 1,40,000 है और यहाँ पर भी आप टोटल करेंगे तो 1,40,000 है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 40,000। हमने सोल्ड करा गुड्स कॉस्टिंग कितने का, 20,000 का। कितने में बेचा मैंने, 40,000। मतलब 20,000 का सामान हमने कितने में बेचा, 40,000 में बेचा। तो हमारे यहाँ से स्टॉक कितने का गया, कम कितने का हुआ, सिर्फ 20,000 का। लेकिन हमें पैसे कितने मिले, 40,000 रुपये। तो जब 20,000 का सामान आपने 40,000 में बेचा तो कितने हज़ार का प्रॉफिट हुआ, आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब बिजनेस ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या बोल कर लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, कहता है भाई ये लो पैसे, हमें इसके अगेंस्ट क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेट किसको बिलोंग करता है, हमारे ओनर को बिलोंग करता है। ओनर हम का अकाउंट हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कैपिटल में। तो कैपिटल में मैंने क्या करा, ऐड कर दिया 20,000 रुपये। ठीक है, अब हम इसकी फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं थी तो नेक्स्ट पन्ने में चलते हैं। नेक्स्ट पन्ने में मैंने न्यू इक्वेशन लिखी है, ये रही न्यू इक्वेशन। कैश हो गया हमारा 80,000, फर्नीचर हो गया 20,000, स्टॉक हो गया 60,000, डेटर हमारा अभी भी 0 है, लायबिलिटी हमारी हो गई 40,000 की। क्रेडिटर मतलब आप सॉरी मैंने यहाँ पे क्रेडिटर लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्रेडिटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और कैपिटल आपका 1,20,000 है। अभी भी आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इधर राइट हैंड साइड की तरफ 1,60,000 है और इधर भी आप टोटल करेंगे तो 1,60,000 है।
अब हम एक बार गुड्स देखते हैं उधार। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। हमने 20,000 का सामान 40,000 में बेच दिया, तो हमारे यहाँ से गुड्स कितने का गया? 20,000 गया। लेकिन हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे? 40,000। तो 20,000 का सामान अगर 40,000 का बेच दिया आपने तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। लेकिन 20,000 क्या आपको कैश मिल गया? कैश नहीं मिला, तो आप 20,000 का प्रॉफिट यहाँ क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, जब भी कैश आता है और जाता है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार अराइज होगी तो वो रिकॉर्ड की जाती है। वंस द ट्रांजेक्शन अराइज शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। कैश बेसिस का मतलब है इट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड वेयर द रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। मतलब जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड या फिर मेड। या तो हमारे यहाँ से यहाँ पे पैसा आएगा या तो जाएगा, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऐसे ही हमारा जो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट है, इट इज़ एन अकाउंटिंग मैथड वेयर द रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अ ट्रांजेक्शन एक्रू अकर्स या अराइज। ठीक है, अगर हम कब रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंटिंग मेथड में? जब भी हमारा रेवेन्यू अकर या फिर अराइज हो जाएगा, जैसे ही पैदा हो जाएगा, रेदर देन वेदर द पेमेंट इज रिसीव्ड और मेड। इस जरूरी नहीं है कि हमें पेमेंट रिसीव हो या हमने मेड करे हो, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, राइट। तो जैसे ही चीज़ें क्या होगी, एक्रू अराइज होगी, हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने जो है 20,000 रुपये हमें अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, कैश हमें मिला नहीं है, लेकिन हमने इसे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड किया हमने 5,000 का एंड द सैलरी 5,000। तो रेंट हमारे यहाँ से, रेंट और सैलरी क्या है? आपके खर्चे हैं। ठीक है, ना ही ये असेट्स है, ना ही ये लायबिलिटी है, ना ही कैपिटल, ये क्या है? खर्चे हैं। अब सोचो, अगर प्रॉफिट लेते समय बिजनेस का ओनर भागता हुआ आता, कहता है भाई प्रॉफिट दो, मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो, तो भाई खर्चे कौन देगा? ओनर ही देगा। तो हमारे यहाँ से हमने कैश दे दिया भाई रेंट का और सैलरी का 10,000 रुपये, और उसके बाद हमने जब दे दिया तो ये हमने उसके कैपिटल के अकाउंट से काट लिए। ठीक है, फिर हमारा न्यू इक्वेशन हो गया 80,000 में से 10,000 गया 70,000। हमारा फर्नीचर हो गया 20,000 का, 40,000 का स्टॉक है, डेटर कितने का? 40,000 का है। आपका क्रेडिटर है 40,000 का, और आपका जो कैपिटल है 1,30,000 का है। ठीक है, 1,30,000 का है। राम विदड्रॉ 10,000 फॉर द पर्सनल यूज। राम ने विदड्रॉ करें 10,000 किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर अगर पैसे निकाल के ले आता है तो हम उसे ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? कि उसने क्या करी है? ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करी है। तो ड्राइंग कितने की करी है? 10,000 की, तो 10,000 माइनस कर दीजिएगा, और ओनर के अकाउंट में हम उसको फ्यूचर में 10,000 कम देंगे तो उसे भी हमने कम कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो कैश आ गया वो 60,000 का आ गया, 20,000 का हमारा आपका फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया 40,000 का, डेटर आ गया 40,000 का, हमारा क्रेडिटर है 40,000 का, और 1,20,000 का हमारा क्या है? कैपिटल है। ओके, अभी भी आप देख लीजिए, आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इधर 1,60,000 है और यहाँ भी टोटल करिए 1,60,000 है। तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही है जो आपकी असेट्स है वो हमेशा आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रहेगी। ठीक है, यही हमारा हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। कभी भी आप हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक कर सकते हैं, आपकी जो असेट्स होगी वो आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रहेगी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने दो कंसेप्ट सीखे और एक अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना ये सीखा। मत भूलिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये क्या कहता है? जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेंगे हमें मान के चलना है बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी कि अकाउंटिंग को करने के दो तरीके हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। देखो, जनरली जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस ही फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस नॉर्मली कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जैसे प्रोफेशनल लोग जो है कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रोफेशनल लोग अपनी सर्विस देने से पहले ही क्या करते हैं? पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। जनरली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्रूअल बेसिस पर क्या करती हैं? अपनी अकाउंटिंग करती है। ठीक है, तो कैश बेसिस में जब भी कैश बेसिस अकाउंटिंग जब होगी तो हम वहाँ पर जब भी अकाउंटिंग में अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब या तो पैसा आएगा या तो जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार एक्रू या अराइज हो जाती है तो वो रिकॉर्ड
की जाएगी। ठीक है, ये हमने सीखा और एक क्वेश्चन सीखा है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा बाद में, तो पहले आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है।